हेलो गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद कोई नई वीडियो लेकर के इस चैनल पर आया हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने कमेंट किया था एटम और मॉलिक्यूल्स की वीडियो के लिए कि सर एटम और मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर के आइए, जो कि मैं अभी तक नहीं ला पाया हूँ। बट आई प्रॉमिस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी ला करके दे दूंगा। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वाई डू वी फॉल इन। इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज का मतलब केवल उन्हीं पॉइंट्स को हम टच करेंगे जो पेपर में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। हम पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ने वाले, केवल इम्पॉर्टेंट थिंग्स को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। हार्ड वर्क तो हम सभी करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। यानी हम इसमें से केवल वही पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे, यानी कि हम स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि यहाँ लिखा पड़ा आप देख रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। केवल यही आंसर आपको एग्जाम में लिख देना है अगर आता है WHO की फुल फॉर्म क्या है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन हेल्थ, यानी व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। हेल्थ क्या है? तो देखिए इसका आंसर भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। यानी जब एक पर्सन, एक आदमी फिजिकली यानी शरीर से मजबूत हो, मेंटली यानी दिमाग से भी ठीक हो, ऐसा नहीं कि वो इंसान पागल हो, ठीक है, एंड सोशल वेलबींग यानी समाज में भी अगर किसी से वो मिलता है तो बड़ी प्यार से अदब से बात करता हो। ऐसा नहीं कि किसी से अगर मिल रहा है तो उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिया उसने, तो हम उसे हेल्थी पर्सन नहीं कहेंगे। तो एक पर्सन जो फिजिकली मेंटली एंड सोशली एक अच्छा आदमी होता है उसे हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अ हेल्थी पर्सन। तो हेल्थ की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है पेपर में? तो वो आ सकता है वर्ल्ड हेल्थ डे। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हम सेलिब्रेट कब करते हैं? तो आंसर है 7 अप्रैल। आपको बस यही आंसर में लिख देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमसे पूछा जा सकता है हेल्थ की एडवांटेज। अब आपको केवल 2 ही याद करनी है। कितनी? 2। तो पहली वाली तो आप यहाँ से यहाँ तक याद कर लेंगे, इट इंक्रीज आवर वर्किंग इफिशियंसी। यानी अगर हम हेल्थी हैं तो उससे हमारा जो काम करने की क्षमता है, इफिशियंसी माने क्षमता यानी कैपेसिटी, जो हमारी काम करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बढ़ जाएगी अगर आप हेल्थी हो तो। और इसका यह वाला पॉइंट भी हम याद कर लेंगे, इट मेक आवर लाइफ जॉयफुल। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है अगर हम हेल्थी पर्सन होते हैं तो ये 2 पॉइंट आपको केवल याद करने हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि हेल्थ की एडवांटेज लिखिए तो आपको केवल 2 पॉइंट वहाँ पे लिखने हैं। बाकी ये सब अब छोड़ दीजिए, आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। आप मुझ पे बस ट्रस्ट करिए, एग्जाम में अगर वो देगा तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही देगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए मेरे साथ साथ चलिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कम्युनिटी हेल्थ। तो इट रेफर टू मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वोल कम्युनिटी इन विच एन इंडिविजुअल लाइफ्स। एग्जाम में तो आपको यही लाइन लिखनी है, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए आप भले ही कितने भी हेल्थी रहने की कोशिश करें, यानी कि आप डेली नहाएं, डेली ब्रश करें, ओके, डेली आप अपने आप को रगड़ रगड़ के नहाएं, रगड़ रगड़ के अपने आप को धोएं, टाइम से अपना चेकअप करवाते रहें, ब्लड टेस्ट करवाते रहें, अच्छी अच्छी आप डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं। ये सारी चीज़ें जो आप करेंगे हेल्थी रहने के लिए वो सब बेकार हो जाएंगी अगर आपके गली में या फिर आप जहाँ पर रह रहे हैं फ्लैट में उसके आसपास के फ्लैट में, या फिर आप जिस गली में रह रहे हैं उस आसपास की गली के अंदर जो घर बने पड़े हैं वहाँ पर अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट बहुत गंदा है वहाँ का जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं उसके आसपास के घरों को, आसपास के फ्लैट्स के लोगों को हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की कम्युनिटी अगर ख़राब है तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। अगर वहाँ की कम्युनिटी अच्छी है तभी अपनी हेल्थ को आप अच्छा रख पाएंगे, अच्छी हेल्थ रिटेन कर पाएंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास के लोग हमारी कम्युनिटी होती हैं, उनकी हेल्थ पर भी, उनकी हेल्थ का भी हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ। ओके, चलिए अब यहाँ से
हमें नहीं पढ़ना। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स बना पड़ा है आपके सामने, बीइंग हेल्थी, बीइंग डिजीज़ फ्री। ये तीनों पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें 3-3 पॉइंट है, आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, बट इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बीइंग हेल्थी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री। चलिए अब कुछ देर के लिए ना आप बस मेरी आवाज़ को सुनिएगा, यहाँ जो लिखा है आप उसे मत देखिएगा, मेरी आवाज़ को सुनिएगा, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि यार ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो रोक करके वापस बैक करके उस पॉइंट को सुन लीजिए, 2 या 3 बार 4 बार सुन लीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, आप उस पॉइंट को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नंबर लेकर के आने हैं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप ज़रूर अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए, बीइंग हेल्थी और बीइंग डिजीज़ फ्री के अंदर क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जो लिखा है वो आपको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना, ठीक है, आप मेरी बात को सुनिएगा। हेल्थी पर्सन वो होता है जिसके अंदर ना तो कोई सिम्टम हो और ना ही कोई डिजीज़ हो, ना तो कोई सिम्टम हो ना ही कोई डिजीज़ हो, उसे बोलते हैं हेल्थी पर्सन। मतलब देखिए, अगर आपको सिर में दर्द है तो सिर में दर्द, हेडेच, ये एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है ये। एक दिन तो सिर में दर्द किसी के भी हो जाता है, महीने में 2 महीने में, तो ये एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। ओके, दूसरा एक सिम्टम और आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए अचानक से आपको छींक आ गई, ये नहीं कि रेगुलर छींक आ रही है आपको, अचानक से मान लीजिए महीने 2 महीने में आपको 3-4 बार छींक अगर आ जाती हैं, तो वो एक सिम्टम है। ओके, अचानक से आपके पेट में दर्द हो गया महीने 2 महीने में एक बार, वो एक सिम्टम हो गया, इट्स नॉट अ डिजीज़, वो बीमारी नहीं है, ठीक है। सिम्टम तो है, वो सिर में दर्द एक सिम्टम तो है, लेकिन कोई बीमारी फिलहाल नहीं है, अगर महीने या 2 महीने में एक बार होता है तो हेल्थी पर्सन वो होता है जिसके अंदर ना तो सिम्टम हो और ना ही डिजीज़ हो। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, सोच करके अपने दिमाग में खुद सोच लीजिए कि क्या अभी आप हेल्थी हैं या नहीं हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस समय, और अगर आपके अंदर अभी कोई सिम्टम नहीं है आपकी बॉडी में, यानी आपको ना तो सिर में दर्द है, ना ही आपका पेट खराब है, ना ही आपको छींकें आ रही हैं, ना ही आपको हल्का फुल्का बुखार है, अगर आप में ये सब चीज़ें नहीं हैं, यानी आप में कोई सिम्टम भी नहीं है, तो यानी आप में कोई डिजीज़ भी नहीं है, तो आप एक हेल्थी पर्सन हैं। लेकिन अगर आप में सिम्टम है, यानी मान लीजिए आपको कल सिर में दर्द नहीं था, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये कोई डिजीज़ तो नहीं है ना सिर में दर्द होना, ये तो नॉर्मल से सिर में दर्द हो रहा है, तो सिम्टम तो है लेकिन डिजीज़ नहीं है, तो आप कहलाएंगे डिजीज़ फ्री। क्या कहलाएंगे? डिजीज़ फ्री। हेल्थी नहीं कहलाएंगे आप कहलाएंगे डिजीज़ फ्री। क्यों? क्योंकि आपको सिम्टम तो है सिर में दर्द, लेकिन डिजीज़ नहीं है। तो जब हमें सिम्टम होता है लेकिन कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन सिम्टम तो होता ही होता है, सिर में दर्द होता है, लाइक पेट में दर्द होता है, सिम्टम होता है डेफिनेटली, लेकिन डिजीज़ नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं डिजीज़ फ्री। और हेल्थी कब बोलते हैं अपने आप को? जब हमें कोई बीमारी भी ना हो, डिजीज़ ना हो, और ना ही हमारे में कोई सिम्टम हो, तब हम अपने आप को बोलेंगे कि हम हेल्थी हैं। ओके, अब साइंस में एक वर्ड है इंडिविजुअली, इंडिविजुअल एक वर्ड आता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है हम। जब हम एक आदमी की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल वर्ड की बात करते हैं साइंस में, तो हम इंडिविजुअल वर्ड लिखते हैं। एक आदमी को हम क्या लिखते हैं साइंस में? इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये बॉक्स अब आपको याद कर लेना है, वो तो आप याद कर ही लेंगे, इसका मीनिंग जो था वो मैंने आपको बता दिया है। ओके गाइज, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले यहाँ पर लास्ट में लिखा पड़ा है डिजीज़ की डेफिनेशन, इट रेफर टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम डेली जो काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, अभी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से, कुछ बच्चे जा भी रहे होंगे क्या पता। तो हम जो ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और किसी पार्टी को अटेंड करना हो तो वहाँ जाते हैं, या दुकान से कोई सामान लेने जाते हैं, या पूरे दिन में हम जो काम करते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन, ये सब हम कब कर पाते हैं? जब हम एकदम नॉर्मल हों। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है किसी दिन जिस वजह से हम ये सारे काम नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो हम बोल सकते हैं कि हमें डिजीज़ हो गई है। जैसे बहुत तेज बुखार आ जाना, तो आप जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे वो आप नहीं कर पाओगे, तो आप बोल सकते हो कि मुझे डिजीज़ हो गई है। तो डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच वी आर अनेबल टू डू आवर नॉर्मल रूटीन वर्क। ओके गाइज, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं पढ़ना हमें, अब यहाँ पर हमें ये पढ़ना है एक्यूट एंड क्रॉनिक।
क्या पढ़ना है हमें? एक्यूट एंड क्रॉनिक, केवल ये 2 ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, बाकी हमें इसमें से ये नहीं पढ़ना नीचे वाले, ठीक है। हमें पढ़ना है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो बहुत छोटे समय के लिए होती हैं, बहुत छोटे समय के लिए होती हैं, अचानक से आती हैं और अचानक से चली जाती हैं। एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो बहुत छोटे समय के लिए होती हैं, अचानक से आती हैं, अचानक से चली जाती हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है कोल्ड एंड कफ और टाइफाइड, ये एक एक्यूट डिजीज़ है। आती हैं, कुछ दिन तक रहती हैं, दवाई ले लेते हैं तो वो वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्यूट डिजीज़। दूसरा आपका है क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ वो होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती हैं, अगर एक बार हमें हो गई तो, और जल्दी वो जाती नहीं है, उन्हें बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, और एलिफेंथाइसिस जिसे हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव, ठीक है। ये एग्जाम्पल लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेशन भी लर्न करना ज़रूरी है। याद रखिए, आपको ये जो लिखा पड़ा है एक्यूट और क्रोनिक की डेफिनेशन, आपको एग्जाम में यही याद करके लिखना है, ओके। मैंने तो आपको बस मीनिंग समझा दिया था, लेकिन पेपर में आप जब ये चीज़ लिखेंगे जो यहाँ लिखी हुई है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो आप अभी रोक करके बाद में भी देख के या समझ सकते हैं। एक बार में अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ देख लीजिएगा, मुझसे प्रॉमिस करिए, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। इस बार हमें साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है गाइज, डोंट वरी। मैं धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ इस पर डाल दूंगा, आई प्रॉमिस। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी काफ़ी चैप्टर्स की वीडियोस क्लास 9th की डाली हुई हैं। बस आपको थोड़ा मेरे चैनल पर जाकर के मेरी वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर के थोड़ा नीचे जाके आपको देखना पड़ेगा। चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बॉक्स बना पड़ा है, और हमें इस बॉक्स में दोनों में डिफरेंस बताना है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में क्या डिफरेंस है। अब कुछ देर के लिए जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है आप उसे मत पढ़िए, फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम से जब इस बॉक्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं वो कम्युनिकेबल हैं। वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे आपका हो गया टीबी। अगर आपके आस पड़ोस में किसी को टीबी है, खांसते समय मुंह से खून निकलता है, उसे टीबी कहते हैं, किसी को टीबी है, तो डेफिनेटली अगर आप उसके पास बैठेंगे, केवल बैठेंगे, उसको टच करना तो दूर, अगर आप उसके पास बैठेंगे तो आपको भी वो हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल सकती है। ऐसे ही जुखाम, अगर किसी को जुखाम है या कोई बार बार स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। खास करके कोरोना के टाइम में तो थोड़ी ज़्यादा दूरी बना लें, 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी, ओके। मैं मजाक कर रहा था जस्ट, मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है और आप जानते ही होंगे यार गाइस, ओके। तो कहने मतलब मेरा यहाँ पर, अगर किसी को जुखाम है तो भी वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, तो थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। तो ये थी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलती हैं। दूसरे की हम बात करते हैं, और फैलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड, ओके गाइज। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। तो ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती उन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। अगर आपके मम्मी या पापा को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं कि आपको भी हो ही जाए, ओके। कैंसर, अगर किसी इंसान को कैंसर है, आप भले ही उसे टच करो, उसके साथ खाना शेयर करो, आपको कैंसर नहीं होगा गाइस, ओके। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों के एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए विद स्पेलिंग। कई बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम्पल तो याद होता है लेकिन जब पेपर में लिखते हैं तो स्पेलिंग गलत हो जाती है, जिस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। बट मुझे पता है कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे तो जो है गाइज ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर में कैसे आ सकता है कि वायरस से फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम बताओ। तो देखो मैंने यहाँ पे रेड रंग से अंडरलाइन कर दिया है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, कोई सी भी 2 याद कर लेना, या 3, कम से कम 3 याद कर लेना। ऐसी बैक्टीरिया से फैलने वाली 2-3 बीमारियों के नाम बताओ, याद कर लेना। फंगी से फैलने वाली, प्रोटोजोआ से फैलने वाली, तो ये सब आप याद कर ही लोगे गाइज, ओके गाइज। इतने तो यार आप टैलेंटेड हो, आप तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप कर ही लोगे, ओके गाइज। लव यू यार। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम तो फिर यहाँ पर हम कुछ
पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ टिक लगाते जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। ओके गाइस, टिक लगाते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है। तो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हवा से फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम बताओ। एयर बोर्न डिजीज, बोर्न माने पैदा होना या फैलना, तो हवा से पैदा होने वाली या हवा से फैलने वाली 2 एयरबोर्न डिजीज के नाम बताइए। तो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप ये नाम बता देंगे, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, और निमोनिया। इसमें पी साइलेंट रहता है निमोनिया में, निमोनिया। तो कोई भी 2 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी वाटर से फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम बताओ। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मैंने, बस आपको बीमारियों के नाम याद करने हैं गाइज। ये डेफिनेशन जो लिखा पड़ा है बड़ा लंबा चौड़ा, ये आपको याद नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर बीमारियों के नाम याद करने हैं। ऐसी वेक्टर से फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप याद कर लीजिएगा। ऐसी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई भी 2 के नाम बता दीजिए। तो ये 2 नाम लिखे पड़े हैं, सिफिलिस और एड्स, ये आप याद कर लीजिएगा। फिजिकली कॉन्टैक्ट से फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम, तो देखिए ये लिखा हुआ है स्केबीज फंगल इन्फेक्शन, ये आप याद कर लीजिएगा गाइज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे केवल एग्जांपल्स याद करने हैं कि उनसे फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए, पेपर में वो यही पूछेगा। आपको पूरी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एड्स की फुल फॉर्म। तो देखिए सबसे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, 1 नंबर आपका पक्का अगर आएगा तो। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और आ सकती है, HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर अगर आएगा पेपर में तो। अब क्वेश्चन ये आता है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, यानी एड्स कैसे फैलता है गाइज। आजकल तो बायो का ज़माना है, आप लोग पढ़ ही रहे हो, एड्स कैसे फैलता है शायद आपको पता भी हो, फिर भी मैं बता देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। तो पहला पॉइंट, थ्रो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली जब किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमारे एड्स हो सकता है। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कई बार डॉक्टर से गलती हो जाती है, वो एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान में चढ़ा देते हैं। एक ऐसे इंसान का ब्लड जिसको एड्स था, अगर उसका खून आप किसी दूसरे को चढ़ाओगे तो उसको भी डेफिनेटली HIV हो ही जाएगा। तीसरा, यूज अ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड, यानी कई बार हम नाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब वो अब ब्लेड हमारे बालों में लगाता है ब्लेड, तो हमें उससे बोलना चाहिए भाई नया ब्लेड लगाओ। कई बार नहीं, पुराना ब्लेड लगा देते हैं पैसा बचाने के लिए, सब नहीं करते बट कुछ ऐसे कर देते हैं, तो आपको वहाँ रोकना चाहिए, भैया नया ब्लेड लगाओ। क्या पता अगर कोई पुराना ब्लेड उसने आपके लगा दिया और वो ब्लेड पहले से ही किसी बंदे पे लगाया गया हो जिससे HIV हो, तो आपको भी हो जाएगा फिर, ठीक है, तो ध्यान रखना। चौथा पॉइंट जो लिखा पड़ा है, दिस में आल्सो गेट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड का मतलब होता है ट्रांसफर होना, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फोटस। फोटस का मतलब यहाँ पर है बच्चा, यानी अगर किसी माँ को पहले से HIV है तो डेफिनेटली उसका जो बच्चा पैदा होगा उसे भी HIV ही होगा, ठीक है। ये मेथड थे। फिर यहाँ पर है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन माने रोकथाम, कैसे रोक सकते हैं हम HIV को फैलने से। तो ये सारे पॉइंट लिखे पड़े गाइस। पहला तो अवॉइड करें ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है नीडल जो है, सिरिंज जो है, उसको डिस्पोजेबल यूज़ करें, यानी ऐसी नीडल या सिरिंज का यूज़ करें कि एक बार यूज़ कर लिया नीडल का, सुई का या सिरिंज का, फिर दोबारा उस सिरिंज को किसी और पे यूज़ ना करें। तीसरा, अवॉइड सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन, ठीक है, अननोन पर्सन जिसे आप जानते नहीं उसके साथ में आप सेक्सुअली कॉन्टैक्ट ना करें। चौथा, अवॉइड द सेम रेजर यूज इन सैलन्स। मैं आपको बताया था सैलन माने नाई की दुकान, जहाँ पर सेम तरह के वो बार बार रेजर यानी ब्लेड यूज़ करता है, उसको बोले भैया नहीं सेम यूज़ नहीं करना, दूसरा यूज़ करो। ओके गाइज, चलिए आगे चलते हैं। अब भाई मेरे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रहा हूँ मैं कसम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये आएगा ही आएगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। हमें इसमें यह पढ़ना है कि कौन सी बीमारी जो है वो कहाँ से एंटर होती है और कहाँ पर अटैक करती है, यानी ऐसा कौन कौन से कीड़े या मकोड़े या बैक्टीरिया हैं, ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया या वायरस हैं जो हमारे शरीर में कहाँ पे अटैक करते हैं और वो कौन सी बीमारी पैदा कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा पड़ा है माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू नोज आर लाइकली टू गो टू लंग्स। माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रोब्स भी कीड़े का नाम है जो हमारे नाक के थ्रू अंदर जाते हैं और वो कहाँ अटैक करते हैं, लंग्स में। तो पेपर में ऐसे आ सकता है कि माइक्रोब्स एंटर कहाँ करते हैं, आप बोलोगे नोज, फिर पूछेगा पेपर में वो अटैक कहाँ करते हैं, आप बोलोगे लंग्स। ओके, दूसरा पॉइंट, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट, यानी वो माइक्रोब्स जो माउथ के अंदर अगर एंटर करते हैं, अगर कोई माइक्रोब आपके माउथ में एंटर किया है तो वो अटैक कहाँ करेगा, लंग्स पे नहीं, गट पे।
ओके, तीसरा पॉइंट, वायरस विच कॉज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअली ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्सुअली कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ। यानी कि जो HIV का वायरस होता है वो एंटर कहाँ करता है, सेक्सुअली ऑर्गन्स में, जिन्हें हम अपना प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, वहाँ पर वो एंटर करता है उस जगह से HIV का वायरस, और अटैक कहाँ करता है, हमारे लिम्फ पे, हमारे लिम्फ पे वो अटैक करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वायरस विच कॉज जापानीज ब्रेन फीवर, ऐसा वायरस जो जापानीज ब्रेन फीवर पैदा कर देता है वो एंटर कहाँ करता है, तो यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि वो एंटर कहाँ करता है, ये लिखा है भले ही कि वो मॉस्किटो बाइट से, यानी मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में एंटर करता है। मच्छर तो कहीं भी काट सकता है, ये थोड़ा कि मच्छर आपके माउथ पे ही काटेगा, मच्छर आपके नोज पे ही काटेगा, मच्छर तो कहीं भी काट सकता है भाई, आगे पीछे कहीं भी काट सकता है ना मच्छर तो अपने को, तो वो वायरस तो कहीं से भी एंट्री मार सकता है, लेकिन वो अटैक कहाँ करता है, ब्रेन पर। कहाँ करता है, ब्रेन पर। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे पहले ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। अच्छा, सोच लिया आप लोगों ने। ओके गाइज, वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड हो। इलाज, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। यार हम इलाज कब करते हैं, आप मुझे बताओ। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तभी तो इलाज करते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं हम तभी तो इलाज करते हैं। ठीक है, तो हम बीमार पड़ चुके मान लीजिए, तो इलाज हम क्या, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ। अगर आप बीमार पड़ गए हो, आपको कोई डिजीज़ हो गई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई इसे ठीक करो, यही तो बोलोगे आप, कि मुझे जो बीमारी हुई है इसे ठीक करो। अब डॉक्टर क्या उस बीमारी को ठीक करेगा अकेला, नहीं नहीं, डॉक्टर आपकी जो बीमारी है उसे ठीक तो करेगा ही करेगा, लेकिन उस बीमारी से आपको जो फिलहाल दिक्कत हो रही है पहले डॉक्टर उसको भी ठीक करेगा। जैसे मान लो कि आप में से किसी के अगर कहीं पर छिल जाए, कोई घाव हो जाए, मान लो आपके कहीं पर कोई क्या हो गया, घाव हो गया, अब वो बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, आप डॉक्टर के पास जाके क्या बोलोगे कि मैं यहाँ पर छिल गया हूँ, मुझे घाव हो गया है, ठीक कर दीजिए, मुझे ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो डॉक्टर के दो काम है, पहला तो क्या, आपको जो दर्द हो रहा है ना उस घाव की वजह से, वो उसे कम करेगा, शायद वो आपको पेन किलर दे दे या कोई और टैबलेट दे दे, यानी वो अभी घाव को ठीक नहीं कर रहा, वो आपके दर्द को कम कर रहा है। यानी वो जो डिजीज़ हो गई है आपको, डिजीज़ तो है घाव हो जाना बॉडी पर, उसके इफेक्ट को कम कर रहा है, यानी आपके दर्द को कम कर रहा है। अब उसने घाव कम नहीं किया, फिर वो आपको दूसरी गोली देगा पेन किलर के अलावा, जिससे वो घाव को सुखाएगा, उसे कम करेगा। तो जब ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर दो काम करता है, पहला तो जो डिजीज़ है उसका इफेक्ट कम कर देता है, दर्द कम कर देगा आपको पेन किलर दे करके, दूसरा एक काम वो करेगा, दूसरी गोली दे करके वो उस घाव को सुखा देगा। यानी डॉक्टर के दो काम है, पहला तो डिजीज़ का इफेक्ट कम करना, और दूसरा जिस वजह से वो बीमारी हुई है उस वजह को ही ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे लिखा पड़ा है फर्स्ट पॉइंट में, हमें बस काला काला पढ़ना है, आगे जो लिखा है वो नहीं पढ़ना। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में अगर पेपर में आ गए तो आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, यानी बीमारी के असर को कम कर देना। ओके गाइज, और दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख लेंगे, टू किल द माइक्रोब्स, यानी जिस वजह से बीमारी हुई है उसे ख़त्म कर देना। ये ब्लैक वाला ही आपको लिखना है। ओके गाइज, चलिए अब आगे चलते हैं, और उससे पहले हाँ, एक क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है, कि वाई एंटीबॉडीज़ आर बेनिफिशियल फॉर बैक्टीरियल डिजीज़ बट नॉट फॉर वायरल डिजीज़। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आप देख रहे हैं, आप इसे रट लो यार, बस ये 4 लाइन का आंसर है, आप इसे रट लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। ओके प्लीज़ यार, लव यू यार, इतनी तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना। तो ये 4 पॉइंट बस आप रट लेना, 4 लाइन आप ये रट लेना, जो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, क्वेश्चन आपके सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। ठीक है, अब आगे चले, विद योर परमिशन। थैंक यू, मुझे तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, शायद आपने मुझे परमिशन दे दी है, लव यू यार। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी बीमारी हो गई है तो उसका इलाज करवाना है। अब यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब रोकना, यानी बीमारी हुई नहीं है, हम उसको होने से पहले से ही कैसे रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको कोरोना है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं लेना, सीरियस मत लेना प्लीज़ प्लीज़ यार, सीरियस मत लेना, मैं तो मजाक कर रहा था। तो आपको अभी कोरोना नहीं है, बट उसके लिए आप मास्क लगा रहे हो ना, गर्म पानी पीते हो ना, कभी कभी
कभी कभी काढ़ा पीते हो ना, तो ये सब प्रिवेंशन है। बीमारी नहीं हुई आपको, आप ये ट्रीटमेंट थोड़ा ना ले रहे हो, आप प्रिवेंशन ले रहे हो। यानी बीमारी ना हो उसके लिए आप पहले से ही उपाय कर रहे हो, इसे बोलते हैं प्रिवेंशन। और ट्रीटमेंट, बीमारी हो गई है तब उस कोई दवाई लेते हो तो वो ट्रीटमेंट है। तो फिलहाल कोरोना के लिए हम क्या ले रहे हैं, प्रिवेंशन ले रहे हैं। तो अब प्रिवेंशन के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, हमें बस काला काला याद रखना है। पहला है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, इसमें थोड़ा हमें आगे भी याद करना पड़ेगा काले से, तभी काम चलेगा। तो लिखा है पब्लिक एंड पर्सनल हाइजेनिक एंड बैलेंस डाइट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। यानी कि पहला तो बीमारी को रोकने का तरीका है कि बैलेंस डाइट लो, अच्छा खाना लो, अपनी हेल्थ अच्छी रखो ताकि आपको बीमारी ना हो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे। ओके, तो ये पहला तरीका है बीमारी आने से पहले ही उसे रोक देना, ठीक है, जैसे कि आप कर रहे हो कोरोना के टाइम में। दूसरा क्या प्रिवेंशन का है प्रिंसिपल, तो वो यहाँ पर है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। इसमें थोड़ा आगे का याद आपको करना पड़ेगा। देयर आर डिजीज स्पेसिफिक मेजर्स विच आर यूज टू फाइट दैम, इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन। यानी कि मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो आपको रटना ही पड़ेगा। गाइज लव यू यार, प्लीज़ यार गाइज रट लेना, बस एक लाइन है, एक लाइन है, रट लेना। ओके गाइज, मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूँ। वैक्सीन लगा लेना, जिसकी मीनिंग है, क्या बात कर रहे हो सर, इसमें तो कोई वैक्सीन लिखा ही नहीं है इस लाइन में जो आपने अंडरलाइन करी है। आप तो बोल रहे हो वैक्सीन लगा लेना। हाँ भाई, यही दूसरा पॉइंट का मीनिंग है। साइंस है ना, कभी कभी ज़्यादा स्टाइल में लिख देता है। ओके गाइज, तो वैक्सीन लगा लेना, यह है प्रिवेंशन। यानी बीमारी आई नहीं है, पहले ही वैक्सीन लगा लो। आप सब मुझे बताइए, छोटे में आपको पोलियो की दवाई दी गई ना, वो वैक्सीन थी। वैक्सीन दो तरह से दी जाती है, या तो मुंह से डाल दी जाएगी ड्रॉप की फॉर्म में, या इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। तो आपको वैक्सीन दी गई थी ना पोलियो की, ताकि आपको पोलियो ना हो। तो वो प्रिवेंशन था ना, ट्रीटमेंट थोड़ी ना था। ट्रीटमेंट तो तब होता जब आपको पोलियो हो जाता, फिर आप दवाई लेते। लेकिन आपको पोलियो नहीं हुआ, आपने उससे पहले उसको बचाव कर लिया ताकि मुझे ना हो, वो प्रिवेंशन है। तो उसके लिए क्या किया आपने, पोलियो की वैक्सीन ली थी, ठीक है। तो वो हमारा ये 2 लाइन बस हमें याद करना है गाइस। ओके, इतना आप कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि 5 ऐसी वैक्सीन के नाम बता, 5 ऐसी बीमारियों के नाम बताइए जिनकी वैक्सीन बाजार में है। 5 ऐसी बीमारियों के नाम बताइए, कितनी, 5 जिनकी वैक्सीन बाजार में है। तो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, 1 2, टेटनस, डायपेट्रिक, वूपिंग कफ, मीसल्स, पोलियो, BCG। मैंने तो बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर दी हैं, कोई सी 5 याद कर लेना। आपका मन, आप एक नई वैक्सीन का नाम डाल सकते हो क्योंकि ये किताब पुरानी है, आप नई वैक्सीन का नाम डाल सकते हो। कोरोना, उसकी वैक्सीन भी तो आ गई कोरोना की, तो कोई भी 5 आप डाल देना वैक्सीन के नाम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नाम है ये कुछ बीमारियों के, जैसे मलेरिया, उसके सिम्टम्स क्या हैं, आप लिखोगे रिकरेंट फीवर और चिल्स। टाइफाइड, सिम्टम्स क्या हैं और किससे फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल मॉस्किटो से। टाइफाइड किससे फैलता है, कॉकरोच से। एड्स किससे फैलता है, उसके बारे में तो करिए लिखा नहीं है, आपको पता ही है। सेक्सुअली कॉन्टैक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, उसके सिम्टम क्या है। तो डिजीज, उसके फैलने का जरिया और सिम्टम, ये आपको याद करने हैं। इस पूरे पीले बॉक्स को याद करना है। पीला बॉक्स यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ तक है, पूरा पूरा पीला बॉक्स आपका, तो आपको यहाँ तक याद करना है। गाइज थैंक यू, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो और मेरी वीडियो को मुझे लगता है शेयर भी कर रहे हो। लव यू गाइज यार, मैं आगे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। 1 या 2 दिन के अंदर डेफिनेटली मैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स की वीडियो डाल दूंगा और मैं नई नई वीडियोस भी डालता रहूँगा। मैं SST की वीडियोस भी लेकर के आने वाला हूँ क्लास 9th के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, बाय।